रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर था और ईंधन दिखाने वाली सुई नीचे से नीचे आती जा रही थी। उस वक्त वो मिस्र के ऊपर थे और अगर ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज गिर सकता था। पायलट एक खुफिया मिशन पर था। उसके जहाज में 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए थे और इसराइल ले जाए जा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी जारी थी और फसादात हो रहे थे, जिनमें कई हलाकतें भी हो चुकी थी। इसलिए जहाज उतरने के बाद अगर लोगों को पता चलता कि वो यहूदी हैं तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी पायलट ने उतरने का फैसला किया। नाज़रीन गिरामी, ये यहूदियों का खुफिया मिशन था जिसे आज मैजिक कारपेट के नाम से याद किया जाता है। ये वही मिशन था जिसके जरिए सारी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके इसराइल ले जाया गया था। आज की हमारी ज़ेरे नज़र वीडियो भी इसी खुफिया ऑपरेशन मैजिक कारपेट से मुताल्लिक है, जिसमें हम आपको इसी ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे ही जहाज एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट हुक्काम जहाज की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने कहा कि मुसाफिरों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाओ, क्योंकि इस जहाज में सारे चीचक के मरीज हैं और इन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। उन दिनों चीचक का मर्ज काफी आम था और हर इंसान इस मर्ज से बचने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इंतजामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में आफियत जानी और जल्दी से ईंधन देकर रवाना कर दिया कि कहीं जरासीम ना फैल जाए। दोस्तों, इसराइल के क़याम के वक्त करीबन 10 लाख यहूदी मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और अरब ममालिक में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे, जिनको काफी मुश्किलात का सामना था। इससे कबल 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला किया तो दीगर मकामात पर मौजूद यहूदी गैर महफूज हो गए और चंद माह बाद सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया गया और इल्जाम यहूदियों पर लगा दिया गया। उस वाक़े के बाद फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिस पर अमरीकी और इस्राइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए माली ताउन अमेरिकन जूइश ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने फराहम किया और फिर मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शाह से राब्ता किया तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाजत दी कि इनको ले जाने वाले जहाज यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक ग्यूला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे, जो उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के पास था और यमन से करीबन 300 किलोमीटर दूर था। इसके बाद इस खुफिया ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज किया गया और इसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकालकर बहिफाजत इसराइल पहुंचाना था। क्योंकि यह खुफिया ऑपरेशन था, इसलिए ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाए जहां से उनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और उनको इसराइल जाने के लिए तैयार करना था। साथ ही उन्हें यह ताकीद भी करना थी कि किसी को भी ना बताएं। यूं कई माह तक यह सिलसिला चलता रहा और अंदाजे के मुताबिक करीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया और वो तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हुए, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी। चूंकि सवारियों का इंतजाम नहीं था और दूसरा छुप कर भी जाना था, इसलिए वहां पहुंचने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसाइब और कई रोज के सफर के बाद काफिले ट्रांजिट कैंप के पास पहुंचे तो अमेरिका और इस्राइली हुकूमत ने पहले से रिहाइश, सेहत की सहूलतों और खुराक वगैरह का इंतजाम कर रखा था। वहां रजाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी जो जगह जगह पर यहूदियों को गाइड करने में मसरूफ थे। चूंकि इन यहूदियों में उस वक्त अक्सरियत इंतहाई गरीबों की थी, इसलिए बैतुल खला और दूसरी सहूलतें उनके लिए हैरान कुन थी। जून 1949 के आगाज में जब पहला जहाज यहूदियों को लेने पहुंचा तो गरीब लोग उसे देखकर डर गए और सवार होने से इनकार कर दिया, जिन्हें रजाकारों ने काफी समझा बुझाकर सवार करवाया और यूं पहला जहाज करीबन 100 यहूदियों को लेकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। यह जहाज तेल अबीब पहुंचा, जहां उसने लोग उतारे और फिर वापस अदम की जानिब निकल पड़ा। यह सिलसिला सितंबर 1950 तक जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल पहुंचाया जाता रहा। यह इंतहाई खुफिया और खतरनाक ऑपरेशन था, लेकिन इसे इस महारत से पूरा किया गया कि इसमें एक इंसानी जान तक जाया नहीं हुई। इसके लिए अलास्का एयरलाइंस के 28 त्यारे मुसलसल उड़ते और उतरते रहे
और 50,000 अफराद को ले जाया गया। इन जहाजों को एक महीने में करीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया। हालांकि अमेरिका में इसकी हद 90 घंटे तक मुकर्रर है। नाज़रीन ग्रामी, इन जहाजों की इस्तात इतनी नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सके, इसलिए जहाजों की डिजाइन में तब्दीलियां की गई। इनमें इजाफी ईंधन की टैंकियां लगाई गई, जबकि सीटों को तंग करके जोड़ा गया और इजाफी बेंचेस भी लगाए गए, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाला त्यारा 120 से ज्यादा मुसाफिर ले जा सकता था और इजाफी वजन के बावजूद भी ईंधन जायद घंटों तक के लिए काम करता था। ऑपरेशन मैजिक कारपेट को ऑपरेशन ऑन विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद दुनिया को इसका इल्म हुआ। इसराइल पहुंच जाने के बाद भी मसाइल ने यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उस वक्त इसराइल को आजाद हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था और इसराइल को बेतहाशा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला माली वसाइल का था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद के मुल्क में पहुंचने से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सबसे पहले आने वाले यहूदियों को बड़े शहरों के मज़ाफात में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो चंद माह तक ज़ेरे क़याम रहे। इनकी खुराक का इंतजाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई और फिर इनको ज़रई इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां कुछ लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर ली, जिससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होती गई और इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए, जहां दीगर नस्लों के यहूदियों ने उन्हें खुश आमदीद कहा और जिंदगी के हर शोबे में इनको मौके दिए गए। इनको पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के भरपूर मौके मुयस्सर आए और वोट का हक भी दिया गया। इस तरह वो जल्द ही आपस में घुल मिल गए और शादी ब्याह के रिश्तों में भी बन गए। ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इस्राएली हुकूमत ने दुनिया के दीगर हिस्सों से भी यहूदियों को इसराइल लाने का मंसूबा बनाया और बाद अज़ां कई ऑपरेशन हुए। इराक से 1,20,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया। इसी तरह सूडान के महाजर कैंप में 8,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल ले जाया गया। 1991 में इसराइली जहाजों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 इथियोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया। इस तरह चंद साल के अरसे में करीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, ताजा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों की तादाद 1,47,07,400 है और ये आदादो शुमार मैंने यहूदियों की आलमी तंजीम की वेबसाइट से हासिल किया है। 1939 में जंग अजीम दोयम से पहले दुनिया भर में यहूदियों की तादाद 6.16 मिलियन थी, जबकि इसराइल में रहने वाले यहूदी दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों का 45% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां रहने वाले यहूदियों की तादाद 57 लाख है। फ्रांस में रहने वाले यहूदियों की तादाद 4,50,000 है, जबकि 2 लाख के करीब वो यहूदी इसराइल में आबाद हैं जो यूरोप में होने वाले होलोकॉस्ट से बच गए थे। इन आदादो शुमार के बाद अब देखते हैं कि इसराइल की मईशत किस सिमत जा रही है और इतनी छोटी आबादी वाला मुल्क किस तरह सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है और दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का हामिल ये मुल्क वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 35वें नंबर पर है। अमेरिका के बाद इसराइल दूसरा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप होते हैं। अमेरिका और चीन के बाद ये तीसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कंपनियां सबसे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियों इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट दफातर इसराइल में कायम किए, जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों जिनमें IBM, गूगल, HP, सिस्को, फेसबुक और मेट्रोला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी इसराइल में हो रहा है। इन आदादो शुमार और सोशल मीडिया पर इनकी मॉनिटरिंग को सामने रखें तो सब कुछ समझ आ जाना चाहिए कि किस जगह से कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। आप यकीनी तौर पर इन आदादो शुमार से परेशान हो गए होंगे और परेशान होना भी चाहिए। क्या वजह है कि इस्लामी दुनिया अफरादी कुव्वत और वसाइल होने के बावजूद पीछे है? इसका एक ही जवाब है कि हमने अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय अयाशी में उड़ाया है, और जो कौम अयाशी में मुब्तला हो वो ऊपर नहीं जाती बल्कि पस्ती की तरफ जाती है। यही दुनिया का असूल है। दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि घर बैठे बैठे मुल्कों को फतह कर लिया जाए। इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में इसराइल सुपर पावर की हैसियत रखता है
اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم اور تحقیق کی طرف توجہ دی ہے، جبکہ مسلمان ممالک میں تعلیم کبھی بھی ترجیح نہیں رہی۔ آخر پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جہاد تلوار سے کرنے کا زمانہ تو بیت گیا، اب جہاد کرنا ہے تو F-16 کے مقابلے میں F-16 یا اس سے بہتر فائٹر جیٹ لانا ہوگا۔ تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا اور سائنسدانوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، ورنہ ان کے جوتے اور ہمارے سر ہوں گے۔